बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड से मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाल प्रहरी के आज 283वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मैं स्वागत करता हूं वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर बिमला भंडारी जी, जो कि शलुम्बर में सलीला संस्था के माध्यम से बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, बाल साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। और आपके सानिध्य में मुझे भी काफी कुछ सीखने का मिला। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से माननीय श्री श्याम पलट पांडे साहब। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। उनकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और वो हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं और हमारे बाल प्रहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन के संरक्षक सदस्य हैं। हमारे बीच हैं हमारी नन्ही दोस्त निवेदिता शिजवाली जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी छठ नन्ही दोस्त पाखी जैन, जो कि कक्षा 4 की छात्रा है मिकाडो इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर से। मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच माननीय इस कार्यक्रम में आकाश सारस्वत सर जुड़े हैं, जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक हैं। और बाल प्रहरी को आपका सहयोग आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। आप हमारे यहाँ जब बागेश्वर में शिक्षा अधिकारी थे, तब आपने बाल प्रहरी को स्कूलों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण मदद करी। तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कोरोना काल में आयोजित आज के इस 283वें तिरासीवें ऑनलाइन कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में, जबकि बाल प्रहरी आज ऑनलाइन निकल रही है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस बाल पत्रिका को आज हम आपके हाथों में आती है, ये पत्रिका पहले हम हस्तलिखित पत्रिका के बतौर इसको प्रकाशित करते निकालते थे। और तब 2 रुपये में इस क्या फोटो स्टेट हमारे नन्हे मुन्ने इसको बेचते थे। और 2000 से इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इस पत्रिका में वार पन्ने हम बच्चों के लिखे हुए छापते हैं। और वो वार पन्ने लिखने वाले कौन बच्चे होंगे, इसके लिए हम स्थान स्थान पर बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। और मैं इस पत्रिका में लगभग हर अंक में 100 से अधिक बच्चों की रचनाएं कहीं न कहीं छपती हैं। बाल पत्रिका प्रकाशन के साथ ही हम बच्चों की, मैंने बताया इसमें बच्चे लिखेंगे, वो बच्चे कौन होंगे, इसलिए हम बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला आयोजित करते हैं, 5-5 दिन की। और अब अभी तक लगभग हम 285 ऑनलाइन 5-5 दिन की कार्यशालाएं देश के विभिन्न राज्यों में कर चुके हैं। और बाल साहित्य पर छोटी-छोटी संगोष्ठियों का आयोजन भी हम लोग करते रहे हैं। और 2006 से हम राष्ट्रीय स्तर पर बाल साहित्य का एक संगोष्ठी हर साल करते रहे हैं, पिछले कोरोना काल को छोड़ते हुए। और 285 कार्यशाला करने के बाद जब कोरोना काल में क्या करें, तो हमारे दामाद जो कि डिग्री कॉलेज उत्तरकाशी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा पापा आप तो ये ऑनलाइन गतिविधियां कर सकते हैं, इतना आप जोड़ सकते हैं, आज इसका दौर है। तो धीरे धीरे गूगल मीट पर हम ऑनलाइन इन कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आज 283वां हमारा ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ बाल प्रहरी के साथ करीब 1500 बच्चे जुड़े हुए हैं। और जिसमें से अभी तक लगभग 900 बच्चे अध्यक्षता कर चुके हैं और लगभग 230 बच्चे संचालन कर चुके हैं। तो ये जो 1500 बच्चे हैं, लिए लगभग 15 राज्यों के पूरे भारत के हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ माननीय आकाश सारस्वत सर जुड़ते हैं, श्याम पलट पांडे सर जुड़ते हैं, आदरणीय डॉक्टर नेगी जी, अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से हमारे जुड़ते हैं। तो आकाश सारस्वत सर का ये प्रस्ताव था कि हम बच्चों को सही संचालन कराते हैं, बच्चों को ही अध्यक्ष बनाते हैं। तो आपका मन था, आपका सुझाव था कि बच्चों को विशिष्ट अतिथि तौर पर भी रोज बुलाया जाए। तो लगभग 100 बच्चे अभी तक विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और 283 कार्यक्रम है, तो प्रतिदिन लगभग एक मुख्य अतिथि बतौर भी हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार 280 के लगभग मुख्य अतिथि बतौर भी बाल साहित्यकार कहीं न कहीं अलग-अलग क्षेत्रों के लोग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं।
जब बच्चे जुड़ते हैं, उनके अभिभावक भी जुड़ते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, तो हमने बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया, अखिल भारतीय बाल कविता को लेके सम्मेलन किया, और लगभग 200 कवि हमारे अभिभावक के तौर पर, शिक्षक के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर हमसे जुड़े हुए हैं। हम इस कोरोना काल में जो ऑनलाइन गतिविधियां कर रहे हैं, इसमें सारे अभिभावकों का सहयोग हमको मिल रहा है, और इस कार्यशाला में हम कहानी, कविता, निबंध, लोकगीत, देशभक्ति गीत, इस टाइप के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस मेरा यही मन है कि बाल प्रहरी की इतनी कार्यशालाएं कराने के पीछे एक स्वार्थ भी है कि कहीं न कहीं बाल प्रहरी पत्रिका को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका सहयोग मिले, स्नेह मिले। तो मैं निवेदन करूंगा, इस पत्रिका को अपनी पत्रिका समझते हुए इसके लिए रचना भिजवाकर इसकी सदस्यता लेकर मदद करेंगे। और अगर कोई बच्चे आपके संपर्क में सक्रिय बच्चे हों, क्रिएटिव बच्चे हों, तो उनको इन ऑनलाइन कार्यक्रम में भी जोड़ के मदद करेंगे। तो मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हमारे सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। और मैं आज के इस साक्षात्कार में बिमला जी शायद हट गई हैं हमसे, तो आज के इस कार्यक्रम में इंटरव्यू लिया जाना है, साक्षात्कार लिया जाना है। डॉक्टर बिमला भंडारी जी ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी। तो ये तय हुआ था पिछली बार, हमारे ऑनलाइन में कई साथियों ने कहा हमने बच्चों के इंटरव्यू तो लिए, तो ये बड़े साहित्यकारों का इंटरव्यू बच्चे लें, ये पहला अनुभव हमारा है। तो आदरणीय डॉक्टर बिमला भंडारी जी ने, जिनका सानिध्य हमको समय समय पर मिलता है, सोलुम्बर में आपके सानिध्य में हमने काफी कार्यक्रम किए, उत्तराखंड में भी आप हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। तो आज आपने इस कार्यक्रम में के लिए सहमति दी, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपके इस कार्यक्रम में हमारी दोस्त निवेदिता सिजवाली जी आपका साक्षात्कार लेंगी और मदद करेंगी पाखी जैन जी। पाखी जैन, हमने बच्चों से प्रस्ताव मांगे कि कौन कौन साक्षात्कार लेने हैं, तो पाखी ने साक्षात्कार के लिए भी सहमति दी है। तो पाखी जी अगले बार किसी साहित्यकार का अलग से साहित्य, आज वो केवल मदद के तौर पर जुड़ी हैं यहाँ। तो मैं एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त निवेदिता सिजवाली जी को। स्वागत है दोस्त। धन्यवाद सर। हम सभी बाल मित्रों की तरफ से हमारे बीच जुड़ी वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर बिमला भंडारी जी, अध्यक्षा सलीला संस्था सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान, श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात, श्री उदय किरौला जी, संपादक बाल प्रहरी, एवं मेरी नन्ही दोस्त पाखी जैन का स्वागत करती हूँ। यह बाल प्रहरी का 283वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और हमारे बीच मुख्य तौर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर विमला भंडारी जी का। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। यद्यपि आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर मेरा मानना है कि आप हमारे जो नए पुराने सभी दर्शक हैं वे आपके बारे में जाने मैम। मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगेगा बात करने में। साक्षात्कार तो एक औपचारिकता होता है, हम तो आपस में बातचीत करेंगे अच्छे से। दो दोस्त जिस तरह से बात करते हैं, मैं उस तरह से आपसे बात करना चाहूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं मेरे से? आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में, किस स्थान पर, और आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? यूं तो मैं राजस्थान की हूँ और राजस्थान में भी उदयपुर की, वहीं मेरी शिक्षा वगैरह सब हुई। दादी जी राजसमंद में रहते थे, तो मेरा जो जन्म स्थल है वो राजनगर है। और मैंने स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा उदयपुर में ही ली है। जी, तो आपको मतलब
कब लगा कि आपको लेखन करना चाहिए, आपको लेखन के क्षेत्र में आना चाहिए? देखिए जैसी हमारी फोन पे बात हुई थी तो मुझे पता चला था कि आप भी लिख रही हैं, है ना? हाँ तो अब जी। अब आपको लेखन में कैसे आए? देखो बाल पत्रिका से जुड़े, बाल प्रहरी से, तो आपको एक मंच मिला और लगा कि मैं यहाँ लिख करके भेजूं और मैं लिखूं, है ना? तो आप कविता कहानी को लिखने लगे। तो उसी तरह जी से हमारा स्कूल भी था। तो उसके अंदर क्या है कि भित्ति पत्रिका लगती थी स्कूल के अंदर। जी और पोर्च में जब भित्ति पत्रिका लिखती लगती थी तो उसमें कुछ न कुछ लिखना होता था। तो इस तरह की सह शैक्षिक गतिविधियां चलती थी। तो जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी तब मैंने पहली कहानी लिखी। और पहली कहानी लिखी और 8th क्लास के अंदर ही जब मैं कैंप में गई थी तो मैंने वहां पर गड़बड़ रेडियो सुनाती थी। और वो गड़बड़ अ, रेडियो भी मैं खुद ही लिखती थी। तो अरे वाह! ऐसा था वो गड़बड़ रेडियो कि सबके पेट में हंस-हंस के बल गिर जाते थे। तो टॉर्च लेकर के और काली शॉल ओढ़ करके टॉर्च लेकर के और बैठती थी क्योंकि पढ़ने रोशनी के लिए टॉर्च की व्यवस्था रखते थे। और ये सारा कार्यक्रम कैंप फायर के अंदर होता था। तो कैंप फायर में जब लड़कियां गोला बना करके बैठ जाती थी, मैडम और लड़कियां सब, रात को जी, खाना वगैरह खाने के बाद, तो फिर मैं बैठ करके और अपना जो दिन भर में मैं गड़बड़ रेडियो बनाती थी उसको मैं सुनाती थी। और रेडियो का लुक देते थे बाहर से कि हाँ अंदर रोशनी आ रही है, जल रेडियो चल रहा है। और इस तरह से मैं बोलती थी। तो वो बहुत पसंद किया जाता था। और प्रतिदिन सुनाती थी, प्रतिदिन का बनाती थी, प्रतिदिन सुनाती थी। तो आपको जैसे ये एक बाल प्रहरी के माध्यम से किरोला साहब ने एक प्लेटफॉर्म दिया, उस तरह से जी, हमारे भी स्कूल में टीचर्स थी, जो हमको इस तरह जी, के प्लेटफॉर्म्स देती थी। मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो हमारी भाटिया मैडम थी, उषा रानी जी, भटनागर थी। वो लोग हमारे साथ बहुत मेहनत करती थी, हमको कविता बोलना, लिखना और ये सब कुछ वो लोग सिखाती भी थी। और मेरे पिताजी का भी इसमें सहयोग था कि वो मुझे जो ताज़ा समाचार वगैरह थे, बीबीसी आती थी उस जी, समय, बीबीसी जी, लंदन, तो समाचार सुनाते थे और समाचार जो देश-विदेश की खबरें होती थी, उस पे डिस्कशन करते थे, जो मुझे वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में लिखने में काफ़ी मदद करते थे। वो मुझे लिख कर नहीं देते थे, वो मुझे कहते थे खुद लिखो और खुद अपने आप को तराशो। तो इस तरह बिल्कुल। से धीरे-धीरे जब खुद लिखते गए, तो अपने आप उसमें निखार आता गया, सुधार आता गया और आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। फिर उसके बाद एक ठहराव सा आ गया, बड़ी कक्षाओं में आ गए, पढ़ने लगे, जी, शादी हो गई, बच्चे हो गए। किंतु जब मेरी तीनों बच्चियाँ बड़ी हो गईं, तो उसके बाद वो स्कूल जाती थीं और स्कूल से जब आती थी तो उनके बहुत सारे प्रश्न होते थे। उन सारे अच्छा, प्रश्नों का जवाब देना भी कोई आसान काम नहीं था। तो कई बार मैं उनको कहानी किस्सा सुनाने लगती थी और उस कहानी किस्से से मैं उनको अपनी बात उनको मतलब समझा देती थी जो उनके प्रश्न होते थे। तो धीरे-धीरे इस जी। तरह से मेरा लेखन फिर से गति पकड़ने लगा। अच्छा, तो मैम आपने बाल साहित्य लिखा है ज़्यादातर और जैसे इल्ली और नानी वाली जो कहानी है आपकी, तो बाल साहित्य जो ये विषय है, इस विषय ने आपको इतना इस विषय ने क्यों आपको इतना उद्वेलित किया? अ, एक सीरियल आती थी बच्चों की। तो बच्चे टीवी देखा करते थे और उनके साथ बैठ कर के मैं भी उनकी टीवी देखती थी। एलिस इन वंडरलैंड एक सीरियल आती थी। उस जी, सीरियल को देखते-देखते पता नहीं अचानक से मेरे मन में एक कहानी कौंधी और मैं इस कहानी को लिखना शुरू किया और मुझे लगा कि मेरे इसके एपिसोड लिखने चाहिए मुझे इसके। और 13 कड़ियाँ इसकी लिखने की थी, किंतु मैं 2 कड़ियों के बाद आगे इसको लिख नहीं पाई। और किस तरह से बच्चों को
जीव जंतुओं की जो हमारे को लाभ भी पहुंचाते हैं और नुकसानदायक भी हैं। कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। उनकी जानकारी मैं बच्चों को कैसे कहानी के माध्यम से दूं, तो ये खुद ब खुद अपने आप दिमाग के अंदर जहन में पकता रहा विचार, और कहानी चलती रही। और इल्ली और नानी के अंदर मैंने एक छोटी मैंने उस पूरी कहानी को किया है, जिसमें उसका मित्र टिड्डा भी उसको मिलता है, जो जी मित्र इसका इल्ली का होता है, किंतु वो खेतों में चूंकि नुकसान पहुंचाता है, इसलिए वो हाँ, किसान का शत्रु भी माना जाता है। उसका जी जीवन चक्र क्या है, उसकी आदत क्या है, वो कैसे खाता पीता है, उसकी प्रजनन क्या है, ये सारा मैंने उसमें कविता, कहानी के माध्यम से, दोनों माध्यम से उसमें देने की कोशिश करी। दीमक के बारे में लिखा है मैंने, तितली तितली के बारे में लिखा है। इस तरह से जी और भी उसमें है, चींटा और ये सब लिए हैं मैंने। किस तरह से वो भोजन लेते हैं, कैसा उनका आवास है, कैसी उनकी हैबिट्स है और किस वातावरण में वो रहते हैं। तो इस तरह से ये इल्ली और नानी जब उपन्यास पूरा हो गया मेरा, तो मुझे लगा कि इसके चित्र बनवाने चाहिए। और चित्र बनाने के लिए जो भी लोग बनाते, तो मुझे उसके चित्र पसंद नहीं आते थे। तो मैंने उसके चित्र खुद मैं बनाऊं, ऐसा मैंने उसके लिए कंप्यूटर सीखा, और कंप्यूटर पर ही मैंने उसके चित्र बनाए हैं। देखिए, मैं आपको वाह बता रही हूँ कि ये चित्र कंप्यूटर पे मेरे और मेरी बेटी के सहयोग से ये तैयार हुए हैं। उस वक़्त जो मेरी बहुत बिटियाँ हैं, मनीला और कपिला, ये लोग काम कर रही थी मल्टीमीडिया में, और तब अच्छा इलस्ट्रेटर नया-नया सीखा ही था उन लोगों ने, तो उनसे मैंने भी सीख लिया, और इस तरह से मैंने इनको चित्रों को बनाया है। और इस किताब का प्रकाशन हुआ। जी बाद तो में बहुत जाकर के इसको शायद 2000 में इस या 1999 में इसको लाडनू की जो बाल साहित्य संस्था है, उससे इसको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जी मैम, आप लगातार जो इतना सीख रही हैं, सिखा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अ, जैसे आपने अभी बताया कि धीरे-धीरे कैसे आप एलिस इन वंडरलैंड देखती थी अपनी बेटियों के साथ, और फिर धीरे-धीरे आपको इल्ली और नानी जो ये उपन्यास है, इस कहानी का विचार आया। तो कोई भी विचार जब आपके मन में आए, तो उसे लिखने में, एक फाइनल टच देने में आपको कितना समय लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा। इल्ली और नानी जी, जब मैंने लिखा ना, जी, तो ये भी एक बहुत रोचक चीज़ है। वो शाम का 5 बजे का समय था, जब मेरे जी, दिमाग में आया कि मैं इल्ली और नानी को लिखूँ। तो जी, 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं रसोई में चली जाऊँ खाना बनाने के लिए, और या फिर मैं उपन्यास को लिखूँ। तो मैंने जी, रसोई में जाने को फ़ोरगो किया, और उपन्यास को लिखने बैठ गई मैं। तो जी। वो उपन्यास के विचार इस तरह से दिमाग में आंधी की तरह चल रहे थे, कि मैं रुक ही नहीं पा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर कितना घंटा मुझे लिखते हुए हो गया और बाहर अंधेरा हो गया है। जी, जी। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि अब मैं अगर नीचे गई ना, तो मेरी सासू माँ मुझे कुछ बोलेंगी। तो मैं चुपचाप नीचे दबे पाँव जाती हूँ किचन के अंदर, और बिना लाइट जलाए मैं खाना लेने लगती हूँ अपना, कि मैं खाना ले लेती हूँ अपना। तो उतने में मेरी सासू माँ आके खड़ी होती हैं और वो लाइट जला करके कहती हैं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया। तो मुझे बहुत दुःख भी होता है उस दिन। खुशी, दुःख, पता नहीं कितना सारे अनुभव उस दिन मुझे मिले थे, क्योंकि उपन्यास की मैंने काफ़ी कुछ लिख लिया था। इस समय का उपयोग किया, कहाँ ये था कि मैंने ये गलती भी करी कि मैं समय से किचन में नहीं गई, और मेरी सासू माँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। और तकलीफ़ इस बात की थी कि उनकी डाँट ना पड़े, उस डर से मैंने किचन की लाइट नहीं जलाई और अपना खाना लगाने लगी, और ये तक नहीं ध्यान दिया कि उन्होंने मेरा इंतज़ार कर रही हैं या खाना खाया या नहीं खाया। तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हमें लेखन करते वक़्त होते हैं। ये जी, कई सारे इस तरह के अनुभव मेरे पास हैं कि किस तरह से मैंने लेखन किया है।
जी। तो पढ़ने लिखने के लिए आपको कौन सा समय सबसे सही लगता है? सुबह, दिन, शाम या रात? मु- मेरा सबसे एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा अधिक जो रहता है वो सुबह रहता है। जी। एक कहानी लिखी थी मैंने, नटखट तितली। तो जब मैं जी, सुबह जी। 5 बजे उठी थी ना, तो 5 बजे ही वो कहानी मेरे अपने आप जेहन में कौंध गई थी। और मैंने जी। उसी वक्त 5 बजे अपना फ्रेश होकर के और मैंने उस कहानी को लिख डाला था। और वो कहानी बहुत पसंद की गई थी सबके द्वारा। तो ये मालूम नहीं होता है कि कब विचार आते हैं, किंतु मैं सबसे अच्छा काम जो करती हूँ वो सुबह करती हूँ। रात की जो समय है वो मैं पढ़ने के लिए रखती हूँ। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है। और जी। मेरे पास पुस्तकें तो अब तो बहुत ज्यादा आती हैं, पहले नहीं भी आती थी तो भी मैं मंगवाती थी। और खुद लाइब्रेरी से लेकर के आती थी पुस्तकों को। और रात का समय मेरा बिना पढ़े मतलब मैं सोती नहीं हूँ आज भी। तो पढ़ने का मेरे को बहुत शौक है और मैं पढ़ती थी उसको। जी। तो दिन का समय तो ठीक है, जैसा कोई अधूरा काम को पूरा करना है तो कर लिया। जी। उस तरीके के से रहता है, डिस्टरबेंस रहता है। जो एकाग्रता बनती है वो जी, तब मैम। बनती है जब जब कोई ना हो। और जी। वो सुबह या रात का ही समय होता है। हाँ। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि एक रात में मैंने 3-3 कहानियां लिख डाली हैं। और तीनों अलग-अलग तरीके की, अलग-अलग फ्लेवर की और अलग-अलग अलग टेस्ट की। आप देखिए वाह! उसके अंदर मुझे ये जब विचार की अंधड़ चलता है ना, तो 3 कहानियों के लिखने के बाद मेरी आंखें थक गई, मेरा सिर दर्द होने लग गया। किंतु विचार जो थे वो थम ही नहीं रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से 5 बजे के आसपास सोई होंगी। तो उस दिन भी मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। जी। तो कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ भी। जब मतलब बस यही है कि जब विचार आ जाए, आपको सारे काम छोड़ कर के एक बार लिखना होता है। अगर नहीं लिखा है, तो विचार तिरोहित हो जाते हैं, फिर आप नहीं लिख जी। पाते। और जितना पढ़ोगे, आपकी शब्द संख्या, शब्द शक्ति उतनी बड़ी होगी, आपका विचारों का कैनवास भी उतना ही बड़ा होगा। और कई बार पढ़ते-पढ़ते ही हमें कोई नयापन या कोई नया विचार कौंध जाता है और एक कोई नई कल्पना दिमाग में जन्म ले लेती है। इसलिए पढ़ना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, मैम। प्र प्रत्युष गिलेरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। अच्छा लग रहा है उन्हें यहाँ देख कर के। एक महिला होने के नाते आप पर घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, राजनीतिक और सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। इस सब के बावजूद आप लेखन के लिए समय निकालती हैं। आप अब सच में आप हम सभी हम एक इस नई पीढ़ी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपका एक आत्मकथा संग्रह भी है, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो इस पर मेरा एक सवाल है कि जब आप आत्मकथा लिखते हैं, तो आप आत्मकथा लिखते समय आप बिल्कुल अपनी गलतियाँ भी मानेंगे कि आप वहाँ पर गलत थे और कई बार आप गलत होते हैं, कई बार आपके कुछ परिचित गलत होते हैं। तो जब आपने आत्मकथा लिखी होगी, तो उसमें आपने अपनी गलतियों को भी उजागर किया होगा। हो सकता है कुछ प्रसंगों में आपने अपने कुछ परिचितों मैं की कुछ जी मैं जी आपको मैम हनी, मैं आपको रोकना चाहूँगी। जी, बिल्कुल आप मैम, मेरी मित्र भी बन गई हैं, इसलिए मैं आपको घर का नाम हनी से बुला रही हूँ। बिल्कुल। जो जिसको आप आत्मकथा समझ रही हैं, जी। सही बात तो ये है कि वो मेरी आत्मकथा नहीं है। वो बाल ओह! साहित्य में आत्मकथा लेखन है, बाल साहित्य का, और जिसका मैंने संपादन किया है। उसमें एक आत्मकथा मैंने लिखी है, एक मेरी भी है आत्मकथा। किंतु उसमें जी, मैंने आत्मकथा का संपादन किया है। हमने आत्मकथा लेखन पर प्रतियोगिता कराई थी। जो जी, प्रतियोगिता विजेता रहे, उनकी आत्मकथाएं हमने ली और कुछ अच्छी और आत्मकथाएं हमने उसमें जो रह गई नीचे की, उनको भी हमने जोड़ी और कुछ हमने दूसरों से भी मंगवाई। इस तरह से जी, हमने उसमें आत्मकथा को लिया है।
अब आत्मकथा किस तरह से, जैसे लेखन में आपने अभी कहानी देखा है, कविता जी देखी है, पहेली देखी है, निबंध देखा है, किंतु जी आपने अभी लेखन में और भी विधाएं हैं जो जी प्रौढ़ साहित्य में तो है किंतु बाल साहित्य में नहीं है। तो हमने ये एक नवाचार किया है, नया प्रयोग किया है कि आत्मकथा भी मतलब हम बच्चों को एक पुस्तक के रूप में दें। उसके लिए ये सब प्रयास हुआ है। तो अब मैं उसमें एक उदाहरण देके इस बताना चाहूंगी। जैसे एक जी मैम तितली है, वो जी तितली अपने बारे में बात कर रही है, वो तितली की आत्मकथा है। जी तितली, हम इंसान सोच रहे हैं और हम लिख रहे हैं कि एक तितली कैसे अपने बारे में बात करेगी, क्या बताएगी कि मैं क्या खाती हूँ, कहाँ रहती हूँ, कैसे मेरा जीवन चक्र चलता है, मेरी कितनी उम्र है, मेरी क्या नेचर है, मैं क्या पसंद करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, मेरे रंग रूप कैसा है, इस तरह से। तो उस आत्मकथा के अंदर बहुत सारी आत्मकथाएं इस तरह की है जो एक जैसे चॉकलेट है, जो प्रथम जो कहानी आई है वो चॉकलेट की आत्मकथा आई है। तो जैसे चॉकलेट है वो अपनी आत्मकथा कह रही है कि मेरा जन्म कब हुआ, मैं कैसे बनी, मैं पहले रूप क्या था, अब मेरा रूप क्या है। तो वो अपनी पूरी हिस्ट्री और वर्तमान बता रही है, जो आत्मकथा है। तो उससे क्या है, बच्चों को नई कहानी की कहानी और एक नई जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से हमने इसमें एक नया प्रयोग किया आत्मकथा में। नर्सरी की आत्मकथा है, यहाँ तक कि स्टोर रूम की आत्मकथा है उसमें, पुस्तकालय की आत्मकथा है, और जो टाइगर है उसकी आत्मकथा है। इस तरह से कई रोचक आत्मकथाएं हमने उसके अंदर ली हैं। तो पशु पक्षी, निर्जीव वस्तु, सबकी उसमें आत्मकथाएं ली हैं। तो वो बहुत एक बढ़िया पुस्तक तैयार होगी, और अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है, प्रकाशन के लिए गई हुई है। जी। तो अभी मैं अपनी दोस्त पाखी से पूछना चाहूंगी कि पाखी, क्या आप विमला मैम से कुछ पूछना चाहेंगी? संभवतः वह हमारे बीच उपस्थित नहीं है। उपस्थित हूँ। ओ, नमस्ते। स्वागत है आपका पाखी जी, स्वागत है। आप तो हमारी उदयपुर की हैं। जी जी। हाँ। सबको प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 4 में कार्डो इंटरनेशनल स्कूल उदयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, सभी दर्शकों का। और आदरणीय डॉक्टर विमला भंडारी जी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और नेगी जी सर के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी सर, आप सभी का भी मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने प्रश्न पूछती हूँ। शुरू किया। जैसे कि मेरे बारे में बताऊं तो मैंने 8 साल की उम्र में दूसरी क्लास में लिखना शुरू कर दिया था। तो उसी तरह आपने कौन सी उम्र में लिखना शुरू किया? आपने तो बहुत जल्दी लिखना शुरू किया बेटा। मैं तो 8वीं क्लास में थी, 7वीं और 8वीं क्लास में, तब मैंने लिखना शुरू किया था। तो उस समय मेरी उम्र रही होगी 12 साल, 13 साल, और क्या, 12 साल की रही होगी। जी जी सर। जी मैम, आपने अच्छा बताया। और आपसे दूसरे बच्चों, जो दर्शक हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आपसे बहुत प्रेरणा मिली होगी। तो अब मैं अपना ये मंच निवेदिता जी को सौंपती हूँ। जी। मैम, जैसे आपका जो बचपन बीता है वह ग्रामीण परिवेश में था। आप संयुक्त परिवार थे उस समय। तो काफी सारे बच्चे होते थे, बच्चों का एक बहुत बड़ा झुंड होता था। सब आपस में खेलते थे, झगड़ते थे, लड़ते थे, साथ रहते थे। और लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता जाता है, और हम आज हमारे समय में एकल परिवार है, सिंगल चाइल्ड या सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट है।
और ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चे आपस में अब घुल-मिल नहीं रहे हैं। और तो आपके अनुसार जो जिस समय आप पढ़ती थीं, जो आपके समय में जो बाल साहित्य था, क्या वह हमारे समय के लिए प्रासंगिक है या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? और अगर बदलाव की ज़रूरत है, तो किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक गंभीर सवाल है। हमारे जी, समय तो ज्ञान का जो भंडार था वो सीमित था। एक बहुत जी, बड़ा अंतर अभी आया है कि हमारे समय जी, ज्ञान का भंडार था वो सीमित था। हमें ज्ञान या तो गुरु से मिलता था या घर में जो माता पिता या मामा मौसी जो भी होते थे, हुँ, बुआ वगैरह, उन लोगों से मिलता था। जी, और चूंकि इतना ज्ञान नहीं था और स्कूल में जाते थे तो कुछ टीचर से मिलता या पुस्तकें जिनको पढ़ने की आदत थी तो पुस्तकों से मिलता था। तो कुल जी, मिलाकर के ज्ञान के लिए हम जैसे जैसे बड़े होते थे वैसे वैसे हम पुस्तकों पे निर्भर होते जाते थे। किंतु आज जो है ज्ञान जो है वो बहुत खुला हुआ है। अब जी, में आ गया है। मुट्ठी में इसलिए क्योंकि आपकी मुट्ठी में मोबाइल रहता है। मोबाइल जी, के अंदर गूगल सर्च इंजन है। आप उसके अंदर अपना प्रश्न को डालिए, आपको 1 मिनट में उस प्रश्न का एक ही नहीं बल्कि कई सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, कई सारे जी, उत्तर मिल जाएँगे आपको। अब ये जी, बात अलग है कि वो उत्तर सही है या गलत है ना? जो फीड किया हुआ है वो सब बता देते हैं। तो जी, आपका ज्ञान के भंडार चूँकि खुला हुआ है, आपको चारों ओर से आपको ज्ञान मिल रहा है आज के बच्चों को और वो शुरू से ही बच्चे मतलब मैच्योर होने लगे। उनका उनके अंदर वो बचपन नहीं, जो एक जी, डिफरेंस आपने बोला था कि संयुक्त परिवार के अंदर बच्चे इतने मैच्योर नहीं रहते थे क्योंकि उनको खेलने कूदने में ही से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अभी बच्चे के पास क्योंकि ज्ञान का भंडार ज़्यादा हो गया, तो कुछ देखने लायक और कुछ नहीं देखने लायक भी वो सब देखता है, सुनता है, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो टीवी पर हो और चाहे वो लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो। तो जो देखना चाहिए वो भी देखता है, जो नहीं देखना चाहिए उसकी उम्र का नहीं है, वो भी देखता है। और कुछ जी, सामाजिक परिवेश भी इस तरह से हो गया है। तो कहानियों के अंदर मैं समझती हूँ कि पुरानी कहानियाँ अच्छी हैं, मनोरंजक होती हैं, उनमें नैतिक शिक्षाएँ होती हैं, वो सब तरह से तो अच्छी हैं, किंतु वर्तमान में जो है कहानियाँ लिखी जानी चाहिए वो उसका तरीका बदलना होगा। जी, उसमें आज के जो परिवेश है, आज की जो बच्चे की स्थिति है, उसके अनुसार हमको कहानियाँ, कविता और साहित्य को बाल साहित्य को लिखना होगा। तभी हम उस बच्चे को आकर्षित कर पाएँगे। आज हिंदी साहित्य में ये प्रयोग कम हो रहा है, जबकि आप देखिए अंग्रेजी साहित्य या दूसरे विदेशी साहित्य को उठा कर के देखिए, क्योंकि हम कार्टून नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं, तो हम उसमें विदेशी साहित्य को हिंदी के अंदर ही डब किया हुआ पढ़ते और देखते हैं। तो किस तरह जी, से बच्चे उससे चिपक के बैठते हैं और उसे देखना पसंद करते हैं। उसमें किस तरह से कहानियाँ होती चलती हैं। तो हमें भी जो पुराना ढर्रा है उसको छोड़ करके और नए जो है चाहे वो माध्यम हो, चाहे वो तरीका हो, कहानी लिखने का, सुनाने का, वीडियो के ज़रिए दिखाने का, हमें नया लेखन भी करना आया होगा और नए तरीके भी अपनाने होंगे। ये आज की आवश्यकता है, तभी हमारी कहानी बच्चों तक पहुँच पाएगी। हम केवल मीडिया के भरोसे नहीं रह सकते कि हमने कहानी की किताब लिख दी और बच्चा कहानी की किताब लेकर बैठेगा पढ़ने और उसका अगर शुरुआत ही उबाऊ हुआ और वो लगा कि नहीं ये मेरे लायक नहीं है तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें उसकी रुचि का तो ध्यान रखना ही है और कई जी, बार जो शिक्षा कहानी के अंदर दी जाती है, उस कहानी के अंदर हमें पहले तो था कि उसमें मुख्य रूप से उद्देश्य यही होता था कि भई बच्चों को कुछ सिखाया जाए, किंतु आज जी, ऐसा नहीं है। आज उसमें अगर उसके मनपसंद की चीज़ यानी मनोरंजन की चीज़ नहीं हुई, तो उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। गेम्स खेलना पसंद करेगा वो, क्यों पढ़ेगा जी, आपकी कहानी?
तो आपको उस कहानी को उस तरीके का बनाना पड़ेगा जिसको बच्चा पसंद करे और पढ़े। मैं जानती हूँ जो मेरे दोहिते दोहिती हैं, वो लोग फॉरेन ऑथर के नाम से किताबें पढ़ते हैं कि उनकी अगली सीरीज कौन सी आने वाली है। उनके नाम से पुस्तकें पढ़ते हैं और इंतजार करते हैं उसकी अगली सीरीज की कि हम पढ़ेंगे। जी कि उसके बच्चे और बड़े समान रूप से हैरी पॉटर का इंतजार करते थे कि कब आए सामने और कब हम उसको पढ़ें, उसके लिए बेताब रहते थे। ऐसे और भी अंग्रेजी राइटर्स हैं। तो ऐसा हिंदी के अंदर कभी हुआ करता था कि चाहे जी एक जादूगर मैड्रेक या और भी इस तरह की जो आती थी, स्ट्रिप्स आती थी अनंत कुशावा की, उनको पढ़ने के लिए हम बेचैन होते थे। और वो एक छोटी सी स्ट्रिप भी हमें अगली कड़ी के लिए इंतजार करवाती थी। तो वैसा पैनापन हमारे लेखन में आएगा, तभी जाकर के बच्चे हमें पढ़ेंगे। और हम वो निरंतरता भी रखनी पड़ेगी अपने पात्रों की, अपने लेखन की, वो निरंतरता भी रखनी पड़ेगी। हम तभी हमें आगे पढ़ेंगे बच्चे। बहुत जी अच्छा प्रश्न किया आपने ये। और लग नहीं रहा है कि आप पहली बार साक्षात्कार कर रही हैं। आप के जो प्रश्न हैं वो किसी बड़े व्यक्ति के प्रश्न से कम नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए हैं। धन्यवाद मैम। तो आपसे ये बातचीत भी हुई तो आपने बताया कि आप में अभी भी कुछ बचपना है, तो आपके बचपन की कोई घटना या कोई शैतानी कि क्या मतलब क्या आप बचपन में शैतानियां करती थी? मैं बचपन में बहुत शैतान थी और बहुत शैतान थी। घर वाले भी परेशान थे और स्कूल वाले भी परेशान थे। और अब तो हम आराम से बता सकते हैं, किंतु उस वक्त शर्म आती थी ये बात भी कहने में कि मैं बहुत शैतान थी। तो पढ़ने जी लिखने का तो काम उतना ही होता था जो क्लास में पढ़ाया जाता था। और जी उसके जी अलावा जो पढ़ने लिखने के अलावा जो सह शैक्षिक गतिविधियां थी उसमें मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। स्टेज और मैं ना जाऊं ऐसा नहीं होता है। ड्राइंग की प्रदर्शनी लगी और मेरी ड्राइंग ना लगे ऐसा नहीं होता था। डांस की है, डांस का परफॉर्मेंस है और मैं ना हूं तो मैं डांस में होती थी। परेड है तो मैं परेड में होती थी। तो चाहे जी खेल हो, चाहे जो जो भी हो, हर एक में उन गतिविधियों में बहुत भाग लेती थी। एक जी बार की बात बताऊंगी कि इसी तरह से मैं जब 9th क्लास में पढ़ रही थी, हमारी क्लासेस जी खाली जा रही थी, कोई टीचर नहीं थे, शायद टीचर्स की कहीं ड्यूटीज लगी हुई थी। तो जी बहुत बोर हो रहे थे कि कब घंटी बजे और कब हम घर जाए। तो पता नहीं जी मेरे को क्या सूझा कि मैंने स्कूल की घंटी बजा दी। तो अच्छा छुट्टी समझ के सब लड़कियां बाहर निकल गई और सब चली गई। तो जी पता चला कि भाई ये घंटी किसने बजाई, किसने बजाई, तो मेरा नाम आया कि इन्होंने घंटी बजाई है, इसने घंटी बजाई है। तो प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बुलाया और पूछा क्यों बजाई घंटी के। तो कारण तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस बजा दी घंटी, छुट्टी करने के लिए बजा दी, छुट्टी करने के लिए। किंतु अब डर भी लग रहा था, तो उन्होंने मुझे घर जाने से मना कर दिया कि तुम्हें जल्दी जाना चाहती थी ना घर पे, अब मैं जब तक यहाँ ऑफिस में हूँ तुम यहाँ खड़े रहो और तुम ऑफिस के यहाँ बाहर खड़ी रहोगी, तुम जाओगी नहीं। मुझे सजा मिल गई। अब घर पे सब बच्चे आ गए, मैं ही नहीं पहुंची। और फिर जब मेरी मम्मी ने पता किया तो पता चला कि मुझे स्कूल में सजा मिली हुई है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को मेरे पापा को भेजा कि आप जाकर के विमला को छुड़वा कर लेकर के आओ, उसको सजा मिली हुई है। तो मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए स्कूल में। फिर वहां पे जब प्रिंसिपल मैडम ने मेरी सारी शिकायत करी कि इसने इस तरह से घंटी बजा दी, तो मेरे पापा ने मुझे तो कुछ नहीं कहा। क्या करूं मैडम, मेरी जो बेटी का है ना एनर्जी लेवल ज्यादा है। उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी का एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसलिए वो ऐसा नटखटपना करती है। तो वो बात मुझे मतलब वो शायद मुझे डांटते तो उतना असर नहीं होता, किंतु उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिता कितना प्यार करते हैं मुझे, कि उन्होंने बड़ी मैडम के सामने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरा एक तरह से पक्ष ही लिया और कहा है कि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है इसलिए उछल कूद ज्यादा करती है, घर में भी ये उछल कूद ज्यादा करती है।
तो इस तरह से उन्होंने मुझे एक तरह से मोटिवेशन दिया और मुझे काफी मन ही मन शर्मिंदगी हुई कि मैंने इस तरह का काम क्यों किया कि मेरे के पापा को यहाँ आना पड़ा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने इस स्थिति को हैंडल किया था। तो अभी तक मुझे ये याद है और इस तरह की तो कई घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। आपको सुनाना चाहूंगी कि एक मैं एनसीसी। हेलो। जी हम सुन रहे हैं। हाँ। एनसीसी के कैंप में मैं 9th क्लास में गई थी। तो वहां पे मुझे बेस्ट फायरिंग का प्राइज मिला था। बंदूक चलानी होती थी और मेरी जो 5 गोलियां हमको मिली थी चलाने के लिए, तो 3 गोलियां मेरी बुल में लगी थी और 2 इनर में लगी थी। तो मुझे बेस्ट फायरिंग का प्राइज मिला था। तो जब मैं गोलियां हमको अपनी लेकर के आना था ना, टारगेट लेके आना पड़ता था। तो जैसे ही मैं दौड़ के जाती हूँ और अपना टारगेट देखती हूँ कि मेरी 3 गोलियां बुल में लगी है, तो मैं इतना खुश होती हूँ कि वहीं मैं उछलने लग जाती हूँ कि मेरी 3 गोलियां बुल में लगी हैं। तो वो हमारे जो उस समय जो थे, जो हमको पढ़ाते थे मेजर वगैरह, वो भी देखते रह गए कि ये लड़की कितना कूद रही है और कितना उछल रही है। तो वो वाकया भी मुझे बहुत याद है कि वो भी बहुत खुश हुए थे कि तुमने हाइट में कम थी तो छोटी सी लड़की और कितनी अच्छे से फायरिंग की है इसने। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं और बराबर अपने कमेंट्स दे रहे हैं। उनके कमेंट्स में कमेंट बॉक्स में पढ़ रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। अभी किरोला जी आ गए हैं स्क्रीन पर। आगे वो जो कहेंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछिए। कि आपकी सबसे पहली रचना कौन सी थी? मेरी जो सबसे पहली रचना थी, उस टाइम फादर्स डे आ रहा था, तो मैंने पापा पर ये रचना लिखी थी। तो आपकी सबसे पहली रचना कौन सी थी? और उसकी अगर आपको क्या याद हो तो जरूर सुनाइएगा। अब मुझे ये बताओ कि मैं जो पहली रचना कौन सी वाली बताऊं, जो छपी वो, या जो स्कूल में लिखी और भित्ति पत्रिका पे लगाई गई वो वाली? कौन सी पहली रचना मानोगी तुम? जो पहले प्रकाशित हुई वो वाली रचना, या जो पहले भित्ति पत्रिका में लिखी मैंने वो वाली पत्रिका? वो वाली कौन सी रचना मानो? दोनों बताइए आप। दोनों रचना में तो ऐसा है कि मैंने जो भित्ति पत्रिका में लिखी थी, मेरी कक्षा की एक लड़की थी सुषमा, उस पर लिखी थी। जी। उसको उसको हमेशा सजा मिलती थी कि वो स्वेटर क्यों नहीं पहन करके आती है। तो एक दिन तो मैडम ने उसको घर ही भेज दिया था। तो मैंने उसको, तो स्वेटर क्यों नहीं पहन के आती? तो उसने कहा कि मेरे पास एक ही स्वेटर है और वो भी फटा हुआ है, मैं इसको स्कूल में नहीं पहन के आ सकती हूँ, और ना मेरे पास यूनिफॉर्म का स्वेटर है। तो वो क्यों नहीं खरीदते स्वेटर? तो पता चला उसकी माँ सौतेली थी तो वो नहीं खरीदती थी। तो ये बात मैंने अपनी कहानी के अंदर उसकी पूरी कहानी लिखी और उसमें ये क्लू दिया था मैंने कि क्लास की सब लड़कियों ने मतलब पैसा रुमाल बिछाया और सुषमा के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसके लिए स्वेटर खरीद करके लेके आई और उसको स्वेटर दी। इस तरह से वह सजा से बच गई। तो मैंने उसका शीर्षक भी यही दिया था कि सजा से बच गई सुषमा, है ना? तो फिर जी। उसके बाद जब लड़कियों ने, मैंने नहीं पढ़ी थी उसका उसको कि मेरा लगी है वहां पे भित्ति पत्रिका में लगी है कहानी, किंतु जब लड़कियों ने आके बोला कि विमला तेरी कहानी लगी है और तेने तो हमारी सुषमा पे ही कहानी लिख दी है, तो और जो वो क्लू उन्होंने पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने वाकई में रुमाल को बिछाया, सबने 1 रुपए इकट्ठे किए और सुषमा के लिए उस समय स्वेटर लेकर के आई। लड़कियां बाजार गई और जाकर के सुषमा के लिए स्वेटर खरीद के लेके आई। तो कहानी में वो क्लू मैंने दिया था, कहानी लिखी थी। तो वो भी बहुत एक अच्छा मेरे यादगार में वाकया है। इसी जी। तरह से चूंकि मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ और हमेशा सास ससुर के साथ रही थी, तो जी। घर में क्या है कि संयुक्त परिवार में छोटी छोटी बातों पे काफी विवाद होता है।
और छोटी-छोटी बातें तूल पकड़ लेती हैं, ऐसा होता है। किंतु जी, मेरे को हमेशा ये बात मतती थी, क्या इनसे बचा जा सकता है? तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, घरेलू कलह से कैसे निपटें? घरेलू कलह से कैसे निपटे, तो वो संयुक्त परिवार के ऊपर ही था कि हम किस तरह का बर्ताव करें कि घर के अंदर हम प्रेम पूर्वक रह सकें। और ये जी, एक आलेख था जो राजस्थान पत्रिका के अंदर मेरे ख्याल से 1990 में, दिसंबर में 1990 में फ्रंट पेज पर छपा था। और जिसे देख करके मैं चौंक गई थी, अरे वाह! मेरा ये आर्टिकल इसमें प्रकाशित हुआ, उसकी मेरे को बहुत खुशी हुई। और अभी भी मेरे पास वो सँभाला हुआ है कि घरेलू कलह से कैसे निपटे। उसमें मैंने मतलब तौर तरीके बताए थे कि किस तरह से हम लड़ाई झगड़ा से बच करके और प्रेम से अच्छे से रह सकते हैं। फिर उसके बाद तो जी, मेरी कलम धड़ाधड़ चल पड़ी कि मैं लिखती गई और हमेशा छपती गई। राजस्थान पत्रिका की इतवारी पत्रिका और आती थी, उसने मुझे सर्वाधिक मौका दिया। बालहंस ने मुझे सर्वाधिक मौका दिया और तब संपादक हुआ करते थे अनंत कुशावा। जी। तो हर महीने की बालहंस में मेरी एक कहानी छपती थी, इतवारी पत्रिका में मेरी कहानी छपती थी। इनमें मैं खूब लिखा है और मैंने खूब छपी हूँ मैं। जी। बहुत ही शानदार और आपका बल्कि आपने जो लेख भी लिखा है मतलब मुझे लग रहा है कि शायद इसकी प्रासंगिकता आज भी है क्योंकि मैं मतलब आज धीरे-धीरे लोगों में धैर्य अब कम हो रहा है और इस वजह से कलह होती है और रिश्ते बिगड़ते हैं जो कि जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम प्रेम पूर्वक रह सकते हैं और हमें रहना भी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। जी, तो मैं पाखी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से हमें आपकी रचनाओं के बारे में जानने को मिला। धन्यवाद पाखी। जी, आपका आप भी धन्यवाद। दोनों ने ही बहुत अच्छे प्रश्न किए और बहुत पाखी का तो ट्रेनिंग इसके जरिए हो ही रही है। कभी कोई उससे भी पूछेंगे कि आपने पहला कब किया था। और आपने तो किसी मतलब कोई बड़ा व्यक्ति क्वेश्चन पूछे ना, उसी तरह से संतुलित तरीके से क्रमशः आप अपने प्रश्न को करती गई और उसमें से उत्तर निकालती गई, प्रश्न करती गई। आपसे बात जी, करके मुझे तो बहुत संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि आज आप यहाँ इस स्क्रीन पर मीडिया की इस स्क्रीन पर हम मिले और बात कर रहे हैं, वरना तो आप बहुत दूर रहती हैं। परिचय भी जी। नहीं है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ना और आपकी मित्र बनना। धन्यवाद किरोला जी मैम। को धन्यवाद देना चाहूँगी किरोला जी को कि उन्होंने जी, मुझे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया और ये एक सम्मान दिया है मुझे, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम। आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगा, आपकी मित्र बनना और आपके साथ ये बातचीत बहुत ही अच्छी हो रही है और लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने से एक बहुत बड़ी हैं, उनका साक्षात्कार ले रही हूँ। लग रहा है जैसे मैं अपनी किसी दोस्त से ही बातें कर रही हूँ, आपसे। ये बहुत अच्छी बात है। जी, तो मैम जैसे आप अभी राजस्थान में ही हैं, तो राजस्थान से ही जैसे आपने बताया आपकी पढ़ाई हुई। तो वहाँ बालिकाओं वहाँ महिलाओं महिलाओं की जो उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया एवं बहुत पहले उनको उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था और उन्हें जन्म होने पर मार दिया जाता था। तो अब धीरे-धीरे कुछ हालात सुधरे हैं, लेकिन आपके अनुसार महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ा है अपनी शिक्षा के लिए? जैसे ऐसा आपने बत जी, जैसे आपने हाँ, बताया कि परिवार में आपके पिताजी ने आपको सहयोग किया, आपकी शिक्षिकाओं ने आपको सहयोग किया। हाँ, मुझे तो कभी शिक्षा को लेकर के कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। मैंने जी,
बीएससी की पढ़ाई शादी से पहले कर ली थी। मेरे को बहुत अच्छे स्कूल में मेरे पिता ने पढ़ाया, बहुत अच्छे कॉलेज में मैं पढ़ी हूँ उदयपुर जी, के। और उसके बाद मैंने शादी के बाद चूँकि छोटी जगह रहती हूँ, तो यहाँ पे कॉलेज नहीं था, तो मैंने जी, प्राइवेट उसके बाद हिंदी में एमए कर लिया, बीजेएमसी कर लिया मैंने पत्राचार से। तो यहाँ पे भी ससुराल में भी मुझे शिक्षा अर्जित करने में कोई परेशानी नहीं आई। जी, अच्छा एनवायरनमेंट था घर का, सभी घर के लोग अच्छे थे, मेरे पति अच्छे हैं, मेरे परिवार अच्छा था, तो मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। तो ये बात जी, ज़रूर है कि हम ऐसा सुनते हैं कि राजस्थान में ऐसी स्थिति है और आज भी दूर-दराज के क्षेत्र में ये स्थिति है, परंतु धीरे-धीरे सरकार के प्रयास से ये स्थितियाँ सुधर तो रही हैं। अभी कुछ जी, दिनों पूर्व हम 9th क्लास की बच्चियों को हमने साइकिलें वितरित करी थी 9th क्लास की बच्चों को। तो जी, सरकारी प्रयास अपने स्तर पर हो रहे हैं और लोगों में भी अब समझ आने लगी है। तो ये स्थितियाँ अब सुधरी तो हैं, वैसे थी कभी, किंतु मैंने नहीं देखी इस तरह की स्थिति जी, कि शिक्षा को लेकर के बच्चियों के साथ इस तरह से रखने में मेरे कभी नहीं आई, पर जी, हाँ, है ज़रूर। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि अभी आपने 9th क्लास की बच्चियों को साइकिल वितरित की। इससे मुझे याद आता है कक्षा 8वीं में थी तब हमारी हिंदी में एक लेख था और वो वह मतलब आज के समय का तो नहीं, लगभग 20-30 साल पहले के समय में था शायद। तब तमिलनाडु या फिर साउथ इंडिया के ही किसी बहुत ही एक सुदूरवर्ती गांव में महिलाओं को आजादी नहीं दी जाती थी और वे निर्भर थी कि कोई उनकी मदद करेगा। लेकिन फिर धीरे-धीरे एक बदलाव आया। उन्होंने साइकिल को एक ज़रिया अपनाया साइकिल का और एक तरह से वे आत्मनिर्भर बनी और साइकिल को उन्होंने अपनी आज़ादी का एक प्रतीक माना। तो आपने जो ये बताया कि जो आपने 9th क्लास की बच्चियों को साइकिल वितरित की, तो मुझे ये उसी से लगा कनेक्टेड कि साइकिल को नहीं, उन महिला यहाँ जी, सरकार की तरफ से होता है। हम जी, लोगों को तो अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। हम लोग तो जी, स्कूल में बतौर अतिथि गए थे और ये सरकार की तरफ से होता है कि साइकिलें आती हैं और बच्चों को 9th क्लास में वितरित की जाती है ताकि वो आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। उसके जी, लिए होता है ये। और जो पढ़ने में होशियार लड़कियां होती हैं उनको और 12th क्लास में उनको स्कूटी दी जाती है। बच्चियों को जी, पढ़ने के लिए और स्कूल आने के लिए उनको स्कूटी दी जाती है 12th क्लास में और 9th जी, क्लास में उनको साइकिल दी जाती है। ये सरकार की तरफ से प्रोविजन है। जो मैंने बताया कि इस और सरकारें भी ध्यान दे रही हैं और लोगों में भी जागरूकता आई है, दोनों बातें हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैम जैसे बाल शहरी और सलीला संस्था के माध्यम से कई संयुक्त कार्यशालाएं हुई हैं। उदय किरौला सर ने आपने मिलकर कई कार्यशालाएं की हैं। तो बाल साहित्य में बाल प्रहरी के योगदान को आप कैसे देखती हैं? बाल साहित्य में बाल प्रहरी का बहुत बड़ा योगदान है जी, और इस मामले में तो मैं तो कह रही हूँ अव्वल है बाल प्रहरी कि वो नई पौध को तैयार कर रही है। अभी किरोला साहब ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 1500 बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। जी, कल ही जब मैं चर्चा कर रही थी तो मैं ये बात कल भी बोली थी मैंने कि साहित्य जो है वो हमारे जीवन में हलचल लाता है। हलचल जी, कैसे आती है? संवेदनाओं से हलचल आती है। जी, संवेदनाएं जब हमारे भीतर होती है तो हम उस चीज को बहुत तीव्रता से और बहुत गहराई से दिल से महसूस करते हैं। देखिए एक जी, जब म्यूजिक बजने लगता है तो पाँव अपने आप उठने लगते हैं। ऐसा क्यों जी, होता है? कि कोई गाना सुनते हैं हम तो दिन भर उसी को गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा जी, क्यों होता है? ये हमारी मन के आवेग हैं और मन के जो आवेग हैं, उनको जी, बचपन से ही पकड़ना और बचपन से ही उनको जागृत करना
और उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, भले ही अपनी जगह है, एजुकेशन अपनी जगह है, किंतु केवल जी अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो मनुष्य क्या होगा, एक मशीनरी मानव हो जाएगा। उसके अंदर अगर बिल्कुल संवेदना ही नहीं हुई तो ये बिल्कुल जो उसमें अच्छे बुरे की समझ पैदा करना और ये सब करना, उसके साथ उसके अंदर जो प्रतिभा है, उसको अतिरिक्त ऊर्जा है, उसको रूपांतरित करके वो लेखक के रूप में उसको ढालना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन बाल जी प्रहरी में मैंने किरोला साहब को इतनी मेहनत करते हुए देखा है और पूरी ऊर्जा से वो बच्चों के साथ लगते हैं। वो उनके साथ खेल करते हैं, खाने के वक्त उनके साथ खाना खाते हैं और जी रचना के साथ उनकी प्रतिभा को देखते हैं। किन बच्चे में कविता की प्रतिभा है, कौन कविता लिख सकता है, कौन कहानी लिख सकता है, कौन नाटक कर सकता है, कौन निबंध लिख सकता है। उनके अलग-अलग समूह बनाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 70 बच्चों, 80 बच्चों की क्लासेस को वो अकेले संभाल लेते हैं और उनको बिल्कुल अकेले संभाल करके और उनको इस तरह से करते हैं कि जब पहले दिन किरोला साहब क्लास में होते हैं ना, तो बच्चे बोलना नहीं जानते थे। मेरे एक अनुभव बताऊं कि मैं एक ऐसे स्कूल में गई थी जो बिल्कुल ट्राइब्स का स्कूल है। अम, से, से, उसका नाम एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है। ट्राइब्स का स्कूल था, तो उसके उसके अंदर हम बच्चों की कार्यशाला लगाई। ऐसे बच्चे थे कि मुझे लगा कि किरोला साहब, पहले दिन लगा कि कैसे इन बच्चों के बीच काम करेंगे। वो बच्चे सराड़ी के बच्चे थे, वो बच्चे बोल नहीं पाते थे, किंतु जिस जी दिन हम 5वें दिन गए तो बच्चों की वाचालता देखने लायक थी। बच्चों को 5 दिन में इतना वाचाल कर देना, उनकी प्रतिभा को इतना बाहर निकाल देना। जब हम पहले दिन गए थे तो उनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और जी उसको अपनी चीजें प्रस्तुत करने को कहा। जैसे रटा हुआ होता है ना, वैसे वो धड़ाधड़ 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 एक के बाद एक चीज को बताता गया, जी बिना हाव भाव के, बिना एक्सप्रेशन के। तो उन्होंने बताया जी कि देखो हमारे बच्चे स्कूल के कितने होशियार है। मैंने कहा अब आप 5 दिन बाद अपने बच्चों को देखना। और 5 दिन बाद जो वो बच्चे बने तो वो खुद भी दंग रह गए कि वाकई में क्या बच्चों में निखार लाए, क्या उन्होंने तराशा है। उनको जी बोलने से लेके उनकी प्रतिभा को एक्सपोज करने का काम किया है। तो ये 5 दिन की वर्कशॉप जो वहां रही सराड़ी के अंदर, हालांकि उनको जाने आने में बहुत कठिनाई भी होती थी और हम उसकी व्यवस्था करते थे, सब कुछ था, किंतु पूरी ऊर्जा से वो लगते थे। और बच्चों में जो वो लेकर के आए आउटफिट, मतलब किरोला जी ऐसे हैं जो पत्थर में भी जान डाल देते हैं। तो जी उन्होंने बाल बिल्कुल साहित्य का बच्चों के अंदर जो बीज वपन करने का कोशिश की है और काम किया है, वो एकदम अनूठा, अलग है। और मैं तो उनको ये कहती हूँ कि वो बाल साहित्य के जोगी हैं। बस अपने कंधे पे एक झोला लटका दिया और इस जी उसमें निकल गए कि कहाँ बच्चे मिले और उनकी प्रतिभा को मैं तराशूं। उनमें से वो पहचान लेते हैं कि उस बच्चे में क्या गुण है, बस उसका उस विकास में वो लग जाते हैं। कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से वो उनको सिखाते हैं और अंत में आते-आते बच्चे इतना याद करते हैं कि अभी भी मुझे पूछते हैं कि किरोला साहब कब आएँगे? अभी भी बच्चे जी मुझे पूछते हैं कि किरोला साहब हमारे दोस्त कब आएँगे? तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जितनी तारीफ की जाए इस बात की और इस काम की, और मुझे नहीं लगता है कि पूरे भारतवर्ष में या विश्व में कहीं ऐसा काम हो रहा होगा। वो केवल और केवल अपने भारत में हो रहा है, केरला साहब के माध्यम से हो रहा है। कोरोना आ गया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वेबिनार के माध्यम से प्रतिदिन ये अलख जगाए हुए हैं, जो जी प्रतिदिन नहीं होती थी। चलो महीने में कुछ कार्यशालाएं वो करते थे, किंतु अब तो वो प्रतिदिन की अलख जगाए हुए हैं। कहीं विरोध का सामना भी होता है क्योंकि माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान होगा, उनके जी करियर में फर्क पड़ेगा, किंतु मैं कहती हूँ उनके माता पिता का ये गलत सोचना है। क्योंकि बच्चों बिल्कुल के अंदर जितना कि वो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है बच्चों में, उसी को रूपांतरित होती है और ये कार्य रूप में ये रूपांतरित होती है ये ऊर्जा। और ये अच्छे काम करने की ये रुचियों की आदत अगर बच्चों को शुरू से गिर गई, इस तरह की रुचियों की, तो वो जीवन में किसी भी मुकाम पर असफल नहीं होते हैं और जी हर मुकाम को वो सफलता से तय कर लेते हैं। आम बच्चों से, दूसरे बच्चों से उनमें ज्यादा समझ विकसित हो जाती है।
वो ज्यादा समझ होते हैं। मुझे आपको देख करके, निवेदिता, आपको देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप भी, क्योंकि किरोला साहब की क्लासेस में आती रही होंगी और आपको भी उन्होंने एक सेलेक्ट करके लिया है बिल्कुल और इस चीज के लिए इतने लोगों में आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको ये इस काम के लिए दिया गया और सेकंड आपके लिए तैयार करने के लिए पाखी को भी साथ में जोड़ा गया है। तो ये उनकी जी दूरदर्शिता और एक बहुत सुंदर डिजाइनिंग है कार्यक्रम की, और उसको जी ये कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि वो पीछे कई सारे उदय किरोला छोड़ करके जाएंगे अपने पीछे। जी कितनी बड़ी विरासत वो दे करके जा रहे हैं भारत के अंदर, और हिंदी साहित्य जगत का बहुत भला कर रहे हैं वो। बिल्कुल कमाल का ही भला कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए। मैं तो कहूँ किरोला साहब को नमन है। जी मैम उनके बिल्कुल साथ उनकी पूरी टीम को भी नमन करती हूँ मैं। टीम का योगदान भी कम नहीं है उनके साथ। जो उनकी टीम है वो भी उनकी ऊर्जा को बराबर साथ दे रहे हैं। जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत जी को। और मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मैं आपको नहीं आमंत्रित कर पाई मंच पर। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं और हमें आशीर्वचन दें। धन्यवाद। निवेदित जी, पहले मैम सुन पा की बात से पूरी बात कर लीजिए। किरोला जी कुछ कहना? क्या सभी को आवाज आ? जी सर। आप बोलिए, आवाज आ रही है। बहुत बहुत बधाई प्रिय निवेदिता, बहुत बेहतरीन साक्षात्कार। धन्यवाद सर। निश्चित आपके द्वारा बहुत कर लिया गया है और आपकी आवाज में इस साक्षात्कार को और बाल साहित्य की प्रथम साहित्यकार सम्मानित श्रीमती विमला भंडारी जी से आपने उनके बच्चे और विशेष रूप से बाहर निकलवा दिया। चाहे उन्होंने अपनी आत्मकथा की हो, लेकिन आज साक्षात्कार के माध्यम से वास्तव में अनासक्त कर्मयोगी उदय किरोला जी का स्तुत्य है। लंबे समय कार बच्चों के लिए और दिन रात की प्रगति उदय किरोला जी मन के अंदर समा। जब हम साहित्य में दिल की बात में होगी, अर्थात जितना संवेदन उतना ही प्रभाव होगा, क्योंकि लिटरेचर और ऑफिशियल लिटरेचर होता है। जैसे विमला जी ने कि बच्चे नाम के साथ की सीरीज को रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। जब हम बचपन के करते हैं तो प्राण जी के कौन थे? चाचा चौधरी। और कभी कभी पढ़ते तो कई सारे पढ़ते,
इस तरह का उसमें था उसमें संवादों का प्रयोग की उत्सुकता बढ़ती थी। हालांकि ऑनलाइन के प्रिंट लिटरेचर में कमी दिखाई, लेकिन जो मजा प्रिंट लिटरेचर में था, वो ऑनलाइन में। आज इस कार्यक्रम से श्री उदय किरोला जी की शुरुआत की हुई है, जिसमें हमारे बाल प्रेमी भाग ले रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे वरिष्ठतम साहित्यकारों का लेंगे। उस कड़ी में ये बेहद ही सफल बेहतरीन हुआ है, जिसके लिए मैं उदय किरोला हार्दिक बधाई। परम श्री श्याम पलट पांडे जी का निरंतर सहयोग इन कार्यक्रमों में एक है। प्यारे बच्चों, निवेदिता निश्चित रूप से कार्यक्रमों के साथ अपनी मूल कहानी करना, अभिभावकों को ये कहने का है कि बाल प्रेरितता के साथ अपनी पढ़ाई दे रहे हो। इस महत्वपूर्ण अवसर सभी का आभार। सम्मानित श्रीमती विमला भंडारी जिन्होंने अपना समय और इन बच्चों के आभार प्रकट कर जिन्होंने कार्यक्रम दी, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इन आशीर्वचनों के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी को। धन्यवाद कुमारी निवेदिता सिजवाली जी। आज इतना सुंदर साक्षात्कार किया आपने कि मैं तो भाव विभोर हो गया। और हमारे सामने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठतम साहित्यकार हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी, जिनके जीवन से जुड़े हुए अनेक पहलुओं पर आपने सवाल किए। उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से उन पर अपने विचार रखे। जब आपने पूछा कि आपके लिखने का सबसे प्रिय समय कौन होता है, तो आदरणीय विमला भंडारी मैडम ने बताया कि सुबह 5 बजे का समय जो है वो मेरा सबसे प्रिय लिखने का समय होता है, सबसे एकांत रहता है, उस समय मैं लिखती हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि सृजन के लिए, सृजना के लिए, क्रिएशन के लिए, लिखने के लिए उनके मन में विचारों का अंधड़ चलता है, और जब तक अंधड़ चलता रहता है वो लिखती जाती हैं और कोई कहानी या उपन्यास काफी कुछ पूरा कर लेती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आदरणीय विमला भंडारी मैडम ने बताई। और प्रिय निवेदिता ने और पाखी जैन ने बड़े सुंदर सवाल किए। मैडम ने बताया कि उनको रात का समय पढ़ने के लिए बहुत रुचिकर होता। और एक सवाल और पूछा बच्चों ने कि नारी लड़कियों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है, और खास तौर से राजस्थान में ये प्रथा बहुत थी कि बच्ची को पैदा होने के बाद ही उसे मार दिया जाता था। तो हमारी लेखिका महोदय मैडम ने बताया कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे, ससुराल में भी वही प्यार मिला, वही आजादी मिली।
संयुक्त परिवार के होते हुए भी उसमें उन्होंने लेखन जारी रखा और उन्होंने बड़े सुंदर संस्मरण सुनाए कि कैसे उन्होंने एक बार स्कूल में घंटी बजा दी और वो छुट्टी की घंटी थी, उनका के बच्चे चले गए। बाद में जब प्रिंसिपल ने, टीचर ने पूछा कि किसने बजाई और उनका नाम आया, उनके पिताजी बुलाए गए, तो पिताजी ने बहुत ही सधे अंदाज में बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा कि इस बच्ची में एनर्जी ज्यादा है और इसी कारण एनर्जी लेवल ज्यादा होने के कारण ही उसने घंटी बजा दी और भविष्य में ऐसा नहीं करेगी। अब बच्चे के मन में पिता के प्रति इतना सम्मान हो गया कि वो अभी तक याद है। तो इंटरव्यू लेने में निवेदिता जी ने बड़े सुंदर सवाल किए, छोटे छोटे सवाल किए और सारी चीजें हमारे सामने आदरणीय विमला भंडारी मैडम के व्यक्तित्व और कृतित्व की आ गई। बड़ा प्रेरक व्यक्तित्व है आपने बहुत जबरदस्त साहित्य लिखा है और हमें वो पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बच्चे अब उनको ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि ये जो साक्षात्कार उन्होंने देखा है, जिन बच्चों ने देखा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो अवश्य पढ़ेंगे। आदरणीय विमला भंडारी मैडम बहुत बड़ी साहित्यकार हैं और कहानी और उपन्यास में तो उनको महारत हासिल, बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हैं उनको और राष्ट्रीय स्तर के मूर्धन्य साहित्यकारों में उनकी गिनती हुई। उनकी कहानियां शुरू में बालहंस और इतवारी पत्रिकाओं में छपती थी और बाद में तो बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आज तक तो छपती रहती हैं कहानियां। और जब बाल प्रहरी के बारे में उनसे पूछा गया तो मैडम ने बताया कि ये जो 5 दिन की कार्यशालाएं हैं ये बच्चों के व्यक्तित्व में बहुत ही निखार लाती हैं। और एक उदाहरण दिया कि पहले दिन जो बच्चे बोल नहीं पाते थे ग्रामीण परिवेश के, 5वें दिन वो इतने बाचाल हो गए, इतना बोलने लगे कि विश्वास ही नहीं होता था। टोला जी में वो शक्ति है, वो संजीवनी बूटी पिला देते हैं। ये भी छाट कर रख देते हैं कौन बच्चा कविता लिखेगा, कौन निबंध में ठीक है, कौन कहानी लिख सकता है और कौन किस एक्टिविटी में, किस कार्यविधि में होशियार है। मैडम ने आत्मकथाएं लिखी हैं, आत्मकथा के रूप में पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हुई। चॉकलेट की आत्मकथा, नर्सरी की आत्मकथा, टाइगर की आत्मकथा। ये आत्मकथाएं उत्पत्ति कैसे चॉकलेट की उत्पत्ति हुई या टाइगर कैसे उत्पत्ति हुई और उसका विकास कैसे हुआ। ये मैंने नहीं लिखी है सर, ये नहीं, आपने प्रतियोगिता में आपने मैडम संपादन किया, संकलित किया है। हाँ, संपादन किया है, संपादन में निकला है। तो उससे नर्सरी की आत्मकथा, टाइगर की आत्मकथा और चॉकलेट की आत्मकथा, बहुत सारी आत्मकथाएं, जिससे कि पढ़ करके ज्ञान भी बढ़ता है और पढ़ने में मन भी लगता है, पढ़ने में आनंद भी आता है। अगर किसी कहानी या आत्मकथा में रोचकता नहीं होगी तो लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, और इस बात को मैडम ने बहुत ही अच्छी तरह हाईलाइट किया। हम आदरणीय विमला भंडारी मैडम के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा को अपना समय दिया, हमारे बीच आई और प्रश्नकर्ता कुमारी निवेदिता सिजवाली और पाखी जैन, निवेदिता सिजवाली कक्षा 11 की छात्रा है, पाखी जैन कक्षा 4 की छात्रा है उदयपुर से। उनके सवाल बड़े धैर्य के साथ सुने और उनका विस्तृत जवाब दिया और वो हमारे बीच नहीं, अभी भी बनी हुई हैं। हम बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साक्षात्कारकर्ता निवेदिता सिजवाली ने बहुत ही सुंदर सवाल किए और मैं उनको बधाई देता हूं।
आखी जैन को भी बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, उनके भी सवाल बीच बीच में हुए और उन्होंने मैडम से पूछा कि आपने लिखना कब से शुरू किया। तो आदरणीय मैडम ने बताया कि उन्होंने तो जब वो 12-13 वर्ष की थी तब से लिखना शुरू किया, और लेकिन पाखी जान ने कहा हमने तो बहुत पहले से लिखना शुरू कर दिया, अभी कक्षा 4 में है वो पहले से ही लिख रहे हैं। तो बड़ी बेबाक बड़ी स्पष्टता से अपनी बात भी कह दी और बात सामने भी आ गई। तो दोनों बच्चों को, निवेदिता और पाखी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। इन कार्यक्रमों से आदरणीय आकाश सारस्वत जी हमेशा जुड़ते हैं, आज भी जुड़े, और उन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना की और बताया कि उनके बचपन में भी, उनके समय में भी इस तरह की चाचा चौधरी जैसे कॉमिक्स आया करते थे जिनको पढ़ने के लिए लोग उतावले रहते थे, अगले अंक की प्रतीक्षा किया करते थे। जी हमेशा हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, आज भी जुड़े रहे हैं, मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वे उप शिक्षा निदेशक है उत्तराखंड में और उनका बड़ा स्नेह है बाल प्रेरित परिवार से और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के प्रति। इन कार्यक्रमों से खंडवा से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमेशा जुड़ते हैं और अपनी सुंदर टिप्पणियों से हमारा मनोबल बढ़ाते रहते। आज भी उनकी सुंदर सुंदर टिप्पणियां आ रही थी, बच्चों जो सवाल कर रहे थे, जो जवाब आ रहे थे उन पर। और इन कार्यक्रमों से हमारे 13-14 प्रांत के बच्चे तो जुड़ते ही हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े विद्वान, रचनाकार, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें आदरणीय प्रत्युष गुलोरी जी, मंगल कुमार जैन जी, अशोक कुमार जी, सुधा गोस्वामी मैडम, वंदना किशोर जी, सुधा जुगरान जी, कपिला चौखड़ा, संभवतः अहमदाबाद से या बड़ौदा से हैं, उषा सोमानी जी, गंगा आर्या मैडम और बहुत सारे विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, सबके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जहां बच्चे हैं, बच्चों का कार्यक्रम है, तो अभिभावक तो जुड़ेंगे और फेसबुक पर अभिभावक एक बड़ी संख्या में जुड़े हुए और विद्वान भी जुड़े हुए, सबके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, आधार स्तंभ आदरणीय किरोला जी, जिनके समर्पित व्यक्तित्व की चर्चा आज हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर विमला भंडारी जी ने भी की, जिनका साक्षात्कार हुआ कि कैसे एक झोला टांग करके अपने और निकल पड़ते हैं और बच्चों की कार्यशालाएं कर डालते हैं 5 दिन। अभी तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इसके पहले पैदल चलते थे, बस से जाते थे और स्कूल में जाकर कार्यशालाएं करते। ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग आज के युग में आपको कहाँ मिलेगा। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। 283वां कार्यक्रम है और ये फेसबुक पर किसी बड़े साहित्यकार का पहला इंटरव्यू, पहला साक्षात्कार। इसके पहले साक्षात्कार हुए हैं बच्चों द्वारा, लेकिन किसी बड़े विद्वान का, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार का, प्रख्यात साहित्यकार का ये पहला साक्षात्कार। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और मुझे भी जोड़ने के लिए स्ट्रीम यार्ड में। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच निवेदिता तिजवाली जी को सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आपका निवेदिता जी। तो इस कार्यक्रम को समापन पर ले जाते हुए अब डॉक्टर विमला भंडारी जी से मेरा एक आखिरी सवाल कि हम
कि हम बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए और बाल संस्कार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, जो वाकई में छूट गया था और इसकी कमी रह जाती। जी, बच्चों के अंदर जैसा कि मैंने अपने उदाहरण से भी बताया था, एक अतिरिक्त ऊर्जा उसमें होती है। बिल्कुल। तो सारी ऊर्जा पढ़ाई में नहीं खर्च होती है उनकी। जी, उनकी सारी ऊर्जा अन्य कामों में रूपांतरित होती रहती है। अगर सही दिशा निर्देश मिल जाए उनको, तो वो अच्छे काम करने लग जाते हैं, और नहीं तो वो गलत भी करते हैं, जैसे मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, या जी, कोई और दूसरे भी काम वो करने लग जाते हैं। जी, तो इससे तो अच्छा है कि उनको उनकी जो ऊर्जा को है सही ढंग से दिशा निर्देश दिया जाए। उनमें अभिरुचियों का, जैसी भी उनकी अभिरुचि है, खेल में है जी, या लेखन में है या साहित्य में है, तो उस, और चित्रकला में है, उस नृत्य में है, तो उस उनकी अभिरुचियों के लिए भी पोषण दिया जाए, उन्हें सहयोग जी, दिया जाए, पोषण दिया बिल्कुल। जाए। और ये चीजें बच्चों को भी समझनी चाहिए, और बच्चों से भी ज्यादा उनके अभिभावकों को समझना चाहिए। बच्चों में जी, पढ़ाई का इतनी समझ नहीं होती और इतना प्रेशर नहीं होता है, किंतु ये सारा जो प्रेशर करते हैं, जो आजकल के माता-पिता करते हैं। और मैं ये देखती हूँ कि जिन बच्चों में अभिरुचि नहीं होती और वो केवल पढ़ाकू होते हैं, पढ़ाई-पढ़ाई करते हैं, आगे जाके आप देखिए थोड़े से भी कम नंबर आने के बाद वो उसको झेल नहीं पाते हैं। बहुत सारे जी, हमारे सामने वाकया अखबारों में आते रहते हैं। कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, कोई घर से भाग जाता है, कोई किसी को मार डालता है। आजकल बच्चों में अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी बिल्कुल। ने जो पढ़ते हैं हम कि टीचर को छुरा घोंप दिया। जी, बच्चे ने 9th क्लास के बच्चे ने बाथरूम के अंदर छोटे बच्चे को चाकू से घोंप के मार डाला। अपने बस्ते जी, में वो किताब की जगह चाकू लेकर के गया। जी, ये अगर केवल शिक्षा रही, तो ये बच्चों में क्राइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि माता-पिता को ये नहीं मालूम होता है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, परिवार होता नहीं है पीछे से देखने के लिए कि वो क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है और क्या कर रहा है। तो बिल्कुल। कहाँ से वो ये बुद्धि उनमें आई कि वह इस तरह के अपराधी का मतलब बचपन में ही अपराधी बन गए और इसे जी, इस तरह के गलत कार्यों में या गलत सोबत में पड़ गए। कई नशे की लत में लग गए, है ना? नशीली दवाओं का सेवन करने लग गए। तो ये गलत सोबत में पड़ जाते हैं और गलत हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि बचपन से ही उनको उनके अंदर जो रुचि है, चाहे पौधा लगाने की रुचि हुई, बहुत मैं जी, एक गई थी पिछले दिसंबर, मेरा जाने का मौका मिला था नागपुर। वहाँ मैंने देखा जी, कि एक बच्चे ने इतना बढ़िया गार्डन डेवलप कर रखा था। तो उसकी माँ कहती है कि मैं क्या करूँ, ये तो मानता ही नहीं है। बाजार से पौधे लाता रहता है, लगाता रहता है। तो मैंने कहा अगर इसकी रुचि है तो वो इसको ये काम करने दो आप। ये बहुत अच्छा बिल्कुल। काम कर रहा है। जी, कई बच्चों में कई तरह की रुचि होती है और बच्चे चाहते हैं कि नहीं ये पढ़े और नौकरी करे। एक ही जी, उनको अभिभावक को रहता है किसी तरह से ये कमाने लग जाए, अच्छा कमाने लग जाए तो हम इसकी शादी कर दें। वो उनकी जी, चिंता एक हद तक तो जायज़ है। किंतु जब ये चिंताएँ और ये जो बातें हैं ना बहुत अधिक हद तक लाद दी जाती है ना बच्चों पे, वो घातक हो जाती है। कई बार, जी, और उसके दुष्परिणाम अक्सर भोगने पड़ते हैं, माता-पिता को भी और बच्चा भी भुगतता है। बिल्कुल। तो जो श्याम पलट पांडे जी भी कह रहे थे किरोला साहब के लिए, तो मैं तो ये कहूँगी आपको, मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैंने बहुत पूरे भारत में भी भ्रमण किया है, देश-विदेशों में भी मैं घूमी हूँ। किंतु किरोला जी, साहब जो कार्य कर रहे हैं, वो भारत के अंदर हिंदी साहित्य जगत के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, वो एक अनूठा काम है, अलग से काम है। ऐसा काम करते हुए मैंने आज दिन तक किसी व्यक्ति को नहीं देखा कि वो जी, बच्चों की कार्यशाला के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए इस दीवानगी की, इस जुनून की हद तक काम करे। ये विश्व का एक बिल्कुल। अनूठा उदाहरण है हमारे सामने, और हम किस्मत वाले हैं कि हम लोग किरोला साहब से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो अभिभावकों को, बच्चों से भी ज़्यादा अभिभावकों को मेरा संदेश है कि जो जुड़े हुए हैं वो तो नेचुरली इन सारी बातों को समझते हैं, किंतु जो बाद में भी देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनकी अभिरुचियों का विकास होने दें, ताकि वो कभी
डिप्रेशन के अवसाद के शिकार ना हो, कभी अपने ऊपर न तो वो अपराधी बने और न वो डिप्रेशन के शिकार हो, जी, उन्हें आपका बहुत सही बहुत तरीके से जीना आ जाए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार मैम। आपने हमें ये सीख दी और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया। हम आपके आभारी हैं और अब मैं मंच सौंपती हूँ श्री उदय किरोला जी को। बहुत बहुत आभार निवेदिता जी। इस कार्यक्रम के पृष्ठभूमि में जब हम सोचे कि कैसे कार्यक्रम होगा, यद्यपि इस कार्यक्रम के लिए साक्षात भी अधिकतर साथियों ने कहा कि हम दूसरे दौर में करेंगे, पहले और को कराइए, लेकिन आदरणीय बिमला जी ने बिल्कुल कल शाम ही, नहीं तो हम कल किसी और को बुलाना चाह रहे थे, लेकिन कल शाम ही आपने सहमति दी। मैं आप विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे को ना अपनी निवेदिता से यद्यपि मेरे को पूरा विश्वास था, लेकिन उन्होंने विश्वास से भी ज्यादा इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ आपके माता पिता जी का, तो जी और सभी बहुत बहुत अभिभावकों का। इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी बात भी मेरे लिए कही गई है, ये कार्य सब बच्चों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों के सहयोग से कहा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि कविता कोई सिखाने की चीज होती है, तो हम कहते हैं कि हम सिखा तो कुछ भी नहीं रहे हैं, बस हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। तो ये है। तो कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं सोचता हूँ आज का बहुत अच्छा संचालन किया, और बिमला जी ने बिल्कुल पहचान लिया कि पाखी से अगली बार संचालन कहीं इंटरव्यू लेने वाली हैं पाखी जी। और पाखी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी बच्चों, हमने बकायदा खुले सत्र में 1500 बच्चों से सहमति मांगी कौन साक्षात्कार लेना चाहते हैं, तो करीब 20 बच्चों ने सहमति दी है। उस 20 का मैंने एक अलग से ग्रुप बनाया, लेकिन उसमें से 4-5 बच्चे हट गए हैं, जो भी कारण रहा हो। लेकिन पाखी का नाम भी उसमें है, यानी पाखी ने अपने आप ले रखा है, तो पाखी का मैं स्वागत करता हूँ। पाखी जी, मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों की ओर से आप आभार व्यक्त करेंगे हमारे अतिथियों का। धन्यवाद। मैं पाखी जी जुदापुर राजस्थान से। जैसे कि आज निवेदिता जी ने जो विमला जी का जो साक्षात्कार लिया वो बहुत अच्छा लिया। और जो फेसबुक लाइव पे सभी हमारे बड़े जुड़े हुए हैं। गंगा आर्या जी जो रोज गूगल मीट पर भी रोज जुड़ते हैं। और आदरणीय श्री उदय किरोला जी सर का मैं सभी बच्चों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए नए नए कार्यक्रम लाते हैं, हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही साथ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी सर, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी सर, और आदरणीय श्री बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी सर, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप आज भी जुड़े और हम बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आप रोज नई बातें सिखाते हैं। और विमला जी का मैं एक बार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम बच्चों से बातें की और उन्होंने हमको प्रेरणा दी। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को धन्यवाद देते हुए प्रणाम व शुभ रात्रि। बहुत बहुत सुंदर दोस्त पाखी जी, आपसे मेरे को और काफी उम्मीदें हैं। तो मैं इसी के साथ एक बार आदरणीय बिमला जी का, आदरणीय आकाश सारस्वत जी का, श्याम पलट पांडे जी का, डॉक्टर कुमार नेगी जी का, सुधा जुगरान जी मेरे को दिख रहे हैं, उनका नंबर मेरे पास नहीं है। काफी साथियों ने फेसबुक पर अपनी बहुत अच्छी टिप्पणियां दी हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह बालेरी को मिलेगा, हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम को मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार और शुभ रात्रि। सुधा जुगरान जी भी आजकल बाल साहित्य लिख रही हैं। बाल भारती में अभी उनकी कहानी प्रकाशित हुई है और वो देहरादून से ही है, उत्तराखंड से ही है सुधा जुगरान। और वो वैसे ही मूल रूप से कहानीकार हैं। बिल्कुल है, और उनके लेकिन